आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल योगा कोर्स के बारे में। ये मेडिकल योगा कोर्स जो है ये 3 महीने चलेगा। 3 महीने में हम आपको अभी जो आपकी योग की समझ है उससे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप बीमारियों को समझ पाएंगे और बीमारियों के लिए किस तरह के योगासनों का चुनाव किया जाए, कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट की जाए, किस तरह का सटकर्व अच्छा होगा, कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक अच्छी होगी, क्या प्राणायाम ठीक होगा, कैसा ध्यान करना चाहिए, इन सारी चीजों को आप समझ पाए। तो हम जो यौगिक पार्ट है उसको एज अ मेडिसिन समझेंगे कि वो हमारे शरीर में काम क्या करती है। जैसे आप जब एक पैरासीटामोल खाते हो तो पैरासीटामोल आपको पता है कि क्या काम करती है। ठीक उसी तरीके से जब कोई एक्सरसाइज करते हो, मानो मैं कुछ नहीं, सिंपली ऐसे अपने हाथों को चला रहा हूँ ऊपर नीचे। आप ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हो, नेक की एक्सरसाइज करते हो। तो नेक की एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हें क्या बताया जाता है कि इससे सर्वाइकल ठीक हो जाए, है ना। लेकिन नेक की एक्सरसाइज करने से सर्वाइकल नहीं ठीक हो जब तक हमें सर्वाइकल आने का कारण नहीं समझ में आएगा। हम कैसे कैसे ठीक कर लेंगे। अब किसी को ऑस्टियोफाइट्स है या किसी को मानिए बल्जेस तैयार हो गए, किसी का डीजनरेटिव चेंजेस है, कैसे एक्सरसाइज करके आप ठीक कर लेंगे। अब जब तक डीजनरेशन के कारण को नहीं दूर करेंगे, हाँ, किसी के ऑस्टियोफाइट्स है कभी ठीक नहीं होंगे, वो मैनेज कर सकते हो आप। तो आपको समझना होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। तो फिर ये आप कभी नहीं कहोगे कि ये कर लो ठीक हो जाए। या जो आप सुनते आ रहे हो सर्वाइकल में गर्दन आगे नहीं झुका, है ना, सुनते आ रहे हो ना आप सब, सर्वाइकल में गर्दन आगे नहीं झुका। भैया गर्दन बनी ही आगे झुकने के लिए है। आप देखो इसके बाद गर्दन आपकी अटक जाती है, यहाँ पे आपको टाइटनेस हो जाती है। लेकिन जब नीचे झुकाने लगते हो तो ये यहाँ पे एक कंटकूप बना हुआ है, नेक पे तक, वहां तक आपकी चिन आराम से लॉक होती है। मैं तो थोड़ा मोटू हूं लेकिन फिर भी मेरी लॉक हो जाती है। तो जालंधर बंद आप लगाते हो। आप सोचो, जब गर्दन आगे झुकाने के लिए बनी ही है तो सर्वाइकल में क्यों नहीं झुकानी है। तो ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में बैठाई गई ना कि आगे नहीं झुकना है अगर बैक पेन हो रहा है, गर्दन आगे नहीं झुकानी सर्वाइकल है, ये सारी चीजें मिथ है। आपको समझना होगा किस परिस्थिति में क्या नहीं करना, क्यों नहीं करना। तो वो तभी समझ में आ जाएगा जब आपको पता चलेगा गर्दन आगे झुकाने से क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपको हर एक्सरसाइज के पीछे एक साइंस समझ में आएगा, हर आसन के पीछे एक साइंस समझ में आएगा कि बॉडी में वो कर क्या रहा है। अब जैसे योग टीचर पीठ सीधी करके बैठने के लिए बोलते हैं, ज्यादातर योग टीचर क्या बोलते हैं कि इससे प्राण का प्रवाह ऊपर जाएगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। अरे भैया, उस स्तर पे ही नहीं मैं हूं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो सके। तो मुझे जो फायदा होगा वो बताओ ना। तो जब मैं पीठ सीधी करके बैठूंगा तो मेरे दिमाग को खून ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मेरे नेक के आसपास की मसल्स अकड़ी हुई है तो क्या होगा, दिमाग को जो खून जाने वाला है वो कमजोर होके जाएगा, वो कम जाएगा। तो उस ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो जो ब्लड सप्लाईज पे दबाव है उसको कम करना पड़ेगा। भाई किसी भी पाइप पे जितना टाइटनेस होगी उतना कम खून लेके जाएगा, जितना वो टाइटनेस कम होती जाएगी उतना ब्लड आसानी से जाएगा। तो मसल्स को पहले हम समझेंगे, क्योंकि जब तक आप मसल्स को नहीं समझोगे, आपने पढ़ा सबने होगा कि स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है। क्यों होती है आखिर, परमात्मा ने इतने सारे अलग अलग तरह के मसल्स क्यों दिए, किसी मसल्स की ओरिजिन कहाँ से है, इंजर्शन कहाँ से है। अगर इतना आपने समझ लिया तो आपके लिए मस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेगी। कहीं पे भी पेन होना, कहीं पे भी अकड़न आना, जैसे फ्रोजन शोल्डर होना या किसी को मस्कुलर पेन होना, ये बीमारी नहीं है। ये आपके शरीर के एक फंक्शन की कमी है। कौन सा फंक्शन है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा काम करेगा तो आपकी मसल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम अकेले अच्छा करके आपकी मसल हेल्थ को नहीं अच्छा कर सकता।
जब तक आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, मस्कुलर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। तो मस्कुलर न्यूट्रिशन और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों अच्छा रहेगा, तभी आपकी मस्कुलोस्केलेटन हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया कि मसल्स, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो इसका बहुत विशेष मतलब नहीं है, आपका शरीर कैसे काम कर रहा है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक। तो योग आसन, एक्सरसाइजेस, अभ्यास, ये आज के समय के हिसाब से हमारी जरूरत होते जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही एक मात्र ऑप्शन है। आपने कभी सुना कोई किसान जो है वो किसी योगा क्लास में फीस भर के योगा करता है? नहीं करता ना, उसके बाद में फिट रहता है। कोई मजदूर करता हो, कोई नहीं करता, फिट रहता है। तो शरीर का पर्पस क्या है? मूवमेंट। जितना शरीर चलेगा उतना बेहतर रहेगा। अब कहाँ पे क्या चलाना है, कैसे चलाना है, ये सारी चीजें आती हैं आपके एक्सरसाइज में। तो अगर सही तरीके से चलाओगे तो सही फायदा पाओगे, नहीं सही तरीके से चलाओगे तो क्या होगा? कमजोरी आएगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां होंगी। तो ये सारी चीजें आप समझने वाले हो इस पूरे कोर्स में, कि जो आपका योगा सिखाने का तरीका है वो बदल जाए। अच्छा आसन सिखाने वाला टीचर वो नहीं होता जो खूब सारे आसन सिखाए। अच्छा टीचर वो होता है जो आपकी समस्या एक दो एक्सरसाइजेस, एक दो आसनास या एक दो ब्रीदिंग टेक्निक पे ठीक है। तो जो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर होता है वो कम दवाइयां लिखता है। उसी तरीके से जो अच्छा योगा टीचर होगा वो कम एक्सरसाइज, कम आसन कराएगा और ज्यादा फायदा देगा। तो ये चीज यहाँ आपको समझनी, जैसे डॉक्टर पर्चा लिखता है वैसे आप भी पर्चा लिखेंगे। किसका? बीमारियों के इलाज का। तो पहले हम योगासनास को एज अ मेडिसिन समझेंगे, बॉडी को समझेंगे, फिर हम बीमारियों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप योगा सिखाने में एक्सपर्टीज ले आएंगे, फिर आप किसी भी बीमारी की कंडीशन में योगा सिखाने में संकोच नहीं फील करेंगे। ठीक। तो इस पूरे कोर्स पे आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी दूसरे तरीके से समझने को मिलेगी। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो, मुझे पता है, सबको पता है कि यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे किडनी है, ये है। सो हार्ट, किडनी, लंग्स करते क्या है सबको पता है। लेकिन क्यों गलत करते हैं, कैसे सही करेंगे, क्या करना चाहिए, और इनके बीच का क्या कोरिलेशन है जिसको आपको समझना है। आपको ये समझना है कि आखिर किडनी खराब क्यों हो रही है। किडनी खराब हो रही है दिमाग की वजह से। जब दिमाग एडीएच ज्यादा सिक्रीट करेगा तो किडनी क्या करेगी? ज्यादा काम करेगी। जैसे किसी मजदूर का, जो उसका मजदूरी कराने वाला वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो हिसाब किताब लिखता है जो, तो जब वो बहुत ज्यादा परेशान करेगा उसको तो मजदूर क्या होगा? मजदूर कमजोर होगा। कम पैसे में ज्यादा मेहनत करेंगे तो क्या होगा? कमजोरी आएगी। तो ठीक उसी तरीके से दिमाग ने एडीएच ज्यादा सिक्रीट किया, ज्यादा एंटी डायरेटिक हार्मोन आया, आपकी किडनी परेशान हो गई। लिवर क्यों परेशान हो रहा है या बाकी ऑर्गन क्यों परेशान हो, तो इसको समझने के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी समझनी होगी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि बीमारी की स्थिति में हमारा शरीर कैसे अलग तरीके से काम करने लगे। उसी अलग तरीके को ठीक तरीके में ले आएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपको पहले ये जानना है शरीर सही काम क्या करता है और गलत काम क्या करता है। तो गलत काम को सही कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी ये बहुत जरूरी चीज है हर योगा टीचर को समझ। फिर थेरेपेटिक योगा जो टीचिंग की टेक्निक्स है, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं अलाइनमेंट बहुत जरूरी है ना। अगर सही से पोस्चर नहीं करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या करते हैं वो एकदम अड़िग हो जाते हैं। भैया, योगा सिखाने का एक सबसे बेहतरी यही है कि हर इंसान के लिए योग है। इसीलिए हम यहाँ पे बिगनर्स लेवल के लिए अलग एक ही चीज को बिगनर्स लेवल पे अलग तरीके से करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे अलग तरीके से करते हैं, एडवांस लेवल पे अलग तरीके से।
तो एक ही एक्सरसाइज, एक ही आसन अलग अलग लोगों में अलग अलग कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे वो फायदा लेके आए। ऐसा नहीं है कि जो एडवांस प्रैक्टिस कर रहा है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको समझ अच्छी है तो आप बिगनर को भी उतनी फायदा दे पाओगे जितना एडवांस वाले को मिल रहा है। तो कोई भी मोटा इंसान, कोई भी पतला इंसान, कोई भी बीमार इंसान, बेड पे लेटा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ, हर तरीके के इंसान को आप योग सिखा पाएंगे। किसी की हार्ट की सर्जरी हुई, किसी की किडनी की सर्जरी हुई, किसी की लिवर की सर्जरी हुई, हर किसी को सिखा पाओगे। चाहे कोई कैंसर का पेशेंट हो, किसी भी तरह की मैलिग्नेंट कंडीशंस में आप योग से फायदा पहुंचा पाओ। जब आप शरीर के काम करने का तरीका और योग आसनों का शरीर पे पड़ने वाला प्रभाव समझोगे, सिर्फ आसनों का ही नहीं, एक्सरसाइजेस का, ब्रीदिंग टेक्निक्स का, क्लींजिंग टेक्निक्स का, जब तक आप सही फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं समझोगे तब तक आप डिजीज कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से समझो। माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन जब तक बॉडी के लिए सही इंस्ट्रक्शंस नहीं क्रिएट करेगा, बॉडी के फंक्शंस अच्छे नहीं आएंगे। फिर उसके बाद कैसे क्लाइंट्स के साथ आपको चीजें प्लान करनी है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे तैयार करना है, कैसे आप उनको मॉड्यूल्स तैयार करके दे सकते हो। सो ये पूरी चीजें हम उसमें समझेंगे। प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसे एक बीमारी ले ली, उसका हमने एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया, ये इवन कोर्स के कंप्लीशन में मैं आपसे भी कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखने की उम्मीद चाहूंगा। ठीक है। और ये फिर ये साथ साथ हमारी पढ़ाई खत्म नहीं होगी, ठीक, इसको हम जारी रखेंगे तब तक जब तक हम बेहतर होते रहेंगे। तो इस कोर्स के खत्म होने के बाद भी हर संडे संडे हम मिलते रहेंगे, सो दैट हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। और अगर आपको आपकी प्रैक्टिस में कहीं कुछ परेशानी आ रही, किसी केस में कुछ आप और अच्छा समझना चाहते, तो वो हमारी समझ बढ़ती रहे। ठीक है। तो इस पूरे कोर्स में हम ये करने वाले हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा चमकाएंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाएंगे। लाइक मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो प्रीवियस आप पढ़ के आए हो उसको थोड़ा और चमकाएंगे। चमकाएंगे इन द सेंस कि जैसे आपने पीछे पढ़ा तो, लेकिन आपको नहीं पता कि इसका यूज क्या है। आपने जान तो लिया कि शरीर में दो किडनियां हैं, पर दो किडनियां ही क्यों है, तीन क्यों नहीं है? भाई दो किडनियां भगवान ने क्यों बनाई, एक भी बना सकते थे। हाँ, एक लिवर है आपके पास, एक किडनी हो जाती। या आपको भगवान ने ऐसा मुंह क्यों दिया, आप सीधे क्यों खड़े होते? सो इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलने का क्या कारण है? जब तक आप इस पूरे स्ट्रक्चर के फंक्शंस को आइडियल वे पे नहीं समझोगे तब तक आप उसकी डिजीज कंडीशन को अलग नहीं समझ पाओगे। तो ये पूरा हम आइडियल वे पे हमारी बॉडी कैसे काम करती है, क्या हमारे लंग्स की आइडियल कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या हमारा डाइजेशन आइडियल होना चाहिए, क्या हमारा एक्सक्रीशन आइडियल होना चाहिए, क्या हमारा रिप्रोडक्शन होना चाहिए, क्या हमारा ब्रेन होना चाहिए, क्या हमारे हार्मोन्स होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ आप पहले समझेंगे। ठीक। उसके बाद फिर हम उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, पैथोफिजियोलॉजी, अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से समझना चालू करेंगे बीमारी कि टेनिस एल्बो क्यों आया, या आपको सीटीएस की प्रॉब्लम क्यों आई, कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों आया, फ्रोजन शोल्डर क्यों आया, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों आया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्यों आ गया, या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्यों आ गया। सो ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं, उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा जॉइंट मजबूत है, कौन सा जॉइंट कमजोर है, कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है, कौन सी मसल्स कैसे काम करती, कौन सी मसल्स का कहाँ पे ओरिजिन है, कहाँ पे इंवर्जन है, तो कहाँ पे खींचने से इंजरी नहीं होगी। है ना, ये बहुत जरूरी चीज है, आपको समझ में आना चाहिए कि बॉडी को कैसे खींचा जाए कि इंजरी ना हो। नहीं तो आपने सुना होगा अक्सर कि एडवांस प्रैक्टिस कर रहे थे जी, मसल्स खिंच गई, ये हो गया, ये इंजरी आ गई, अभी थोड़े दिन आराम करने को बोला है। तो ये इंजरीज क्यों आती हैं? क्योंकि आपको
उन मसल्स की सही समझ नहीं है, या आपको ये नहीं पता कहाँ पे जोर लगाना है, कहाँ पे जोर नहीं लगाना। ठीक, तो ये बहुत जरूरी चीज आपको समझ में आएगा। कौन कौन से सर्जिकल कंडीशन से, किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं इसके लिए, जैसे एक्सरे की रिपोर्ट कैसे समझनी है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसे समझनी है, या आपको एमआरआई की रिपोर्ट कैसे समझनी है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अक्सर आपके पेशेंट जो होंगे वो कहते होंगे सर हमने एमआरआई कराई है, देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं। तो एमआरआई क्या है, एक्सरे क्या है, एक्सरे से क्या समझ पाओगे आप, तो वो सारी चीजें। या फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो सर्जरीज होती है आजकल, देखो आप सर्जरीज बहुत होती है, नी ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो गई, या आपका पेल्विक गर्डल चेंज कर दिया, हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, शोल्डर की सर्जरीज है, स्पाइन की सर्जरीज है। ये सर्जरीज कैसे होती है, क्या किया जाता है, या एक्सीडेंटल सर्जरीज है, तो वो सारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की सर्जरीज आप समझ पाओगे। आजकल तो आपको लिगामेंट वगैरह इंजरी में भी सर्जरी देखने को मिल जाती है। मतलब इतना मेडिकल सिस्टम करप्ट हो गया है कि नॉर्मल लिगामेंट टेयर हो गया आज और सर्जरी कर देते हैं। तो आपको हर तरह की सर्जरीज देखने को मिलेंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन सर्जिकल है, कौन सी कंडीशन सर्जिकल नहीं भी है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटो रिपेयर बहुत अच्छा करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी वजह से मैं योगा टीचर बना हूं, मेरा रेस्पिरेशन बहुत ही बुरा था, आज भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ आज इतना है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं, आपकी नाक क्या करती है, आपके लंग्स क्या करते हैं, अगर ये खराब काम करने लगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सारे सिस्टम्स को मजबूत कर सकता है और सारे को कमजोर कर सकता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी बीमारियां, बीमारियां आई कैसे, कैसे ठीक होंगी, वो सारी चीजें यहाँ हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वैसे बहुत ज्यादा सर्जरीज इंडिया में नहीं होती हैं, पर फिर भी जो छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं, लाइक रेनाइटिस की सर्जरी होती है, एडनोसिस की सर्जरीज होती हैं, तो ये क्यों करनी पड़ती हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें आप बेहतर समझ पाओगे। ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम ये मेरा फेवरेट सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम से आप समझोगे, जो मैं अक्सर क्लासेस में बोलता रहता हूँ ना, कि फीमोरल आर्टरी पे ब्लड सप्लाई रोक देंगे, हेपेटिक आर्टरी पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे, या कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, या फिर आपकी जो इंगुइनल आर्टरीज हैं उनमें ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, या मेसेंट्रिक आर्टरी पे, या जैसे हम एक्सिलरी आर्टरी की बात कर रहे थे उस दिन। तो ये असल में ये आर्टरीज का क्या मतलब, कहाँ से ये शुरू हो रही है, कहाँ तक ये जा रही है, तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे, ये जरूरी है जानना। तो जब आप पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को समझ जाओगे ना, तो फिर बहुत आसानी से, क्योंकि हमारे जो पुराने पूर्वज थे ना, जो ऋषि मुनि, वो बड़े समझदार लोग थे, उनको सारा साइंस पता था, इसीलिए उन्होंने ये आसन ऐसे डिजाइन किए थे। आप बहुत कोशिश कर लो, एक भी आसन ऐसा नहीं बना पाओगे जिससे शरीर में प्रॉब्लम आ रही। सारे आसन बड़े साइंटिफिकली डिजाइन किए, जितने ट्रेडिशनल आसन है। वैसे तो आजकल लोग पता नहीं कौन कौन से आसन बना देते, लेकिन जो ट्रेडिशनल आसन हैं वो सभी बहुत साइंटिफिक आसन हैं। एक आसन को प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी बड़े डिफरेंट तरीके से बूस्ट होती है। तो वो हमारे पूर्वज तो जानते थे, लेकिन बाद के योगा टीचरों ने उसको पूर्वजों से सीखना छोड़ दिया। उन्होंने क्या सीखा कि अच्छा ऐसे शरीर खींच दो, ऐसे खड़े हो जाओ, एक हाथ पे खड़े हो जाओ और मस्त आसन बन जाएगा। तो मस्त आसन बनना उद्देश्य नहीं था, बॉडी की फंक्शनिंग को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना उद्देश्य था। तो आपका शरीर जितना बेहतर काम करेगा, जितना आगे जाएगा, वो ज्यादा जरूरी चीज है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम तो बहुत जरूरी सिस्टम है। और फिर इसमें बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम आ गई, बीपी कम ज्यादा हो गया, है ना, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। हार्ट से रिलेटेड आजकल सर्जरीज भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। हैं आप हर 10वें इंसान को सुनते होंगे
कि मेरे को तो बाईपास हुआ है, मेरे को तो स्टंट लगे हुए हैं, मेरे को पेसमेकर लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, या मेरे वॉल्व्स रिपेयर हुए पड़े हैं। अभी तो अगर आप थोड़ा न्यूज सुनते हो तो न्यूज में तो एकदम डरा दिया गया है कि कुछ कर रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक आया, मर गए, अचानक से हार्ट अटैक आया, मर गए। हैं? तो ये क्यों हो रहा है? जब तक आप इस सिस्टम को नहीं समझोगे, इसकी बीमारियों को नहीं समझोगे, तब तक आप इन कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर पाओ। तो ये बहुत जरूरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने बहुत बार सुना होगा कि सारी बीमारियों का जड़ पेट है। पर मैं यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि आपका पेट जो है ना, वो बीमारियों का जड़ नहीं है, बीमारियों को कम करने का सबसे बेहतर साधन। आप सबने सुना होगा, प्याला पी गया था विष का उन्होंने, मीरा जी ने, और कुछ नहीं हुआ, मीरा बाई को कुछ नहीं हुआ ना वो विष का प्याला पीने के बाद। तो आपको भी नहीं होगा। आपने अक्सर देखा भी होगा कि इन्फेक्टेड खाना, बारात में खाना सड़ गया था, 100 लोगों ने खाया, 20 लोगों का पेट खराब हो गया। हम्म। तो ये आखिर 20 लोगों का पेट क्यों खराब हुआ, बाकी के 80 लोगों को क्यों नहीं हुआ? तो डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा मजेदार सिस्टम है। इसकी बीमारियां भी बहुत चैलेंजिंग है। किसी को गैस बन गई है, किसी को पेट में अल्सर बन गया है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बीमारियां हैं। लिवर तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस लेके आता है। लिवर की वजह से अर्थराइटिस हो रहा है, लिवर की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही, पीसीओडी जैसी बीमारियां आ रही हैं। तो लिवर जो है वो हम बेहतर समझने वाले हैं, इंटेस्टाइन बेहतर समझने वाले हैं, इनकी बीमारियां अच्छे से समझेंगे, इनके सर्जिकल कंडीशंस को अच्छे से समझेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर जाएंगे। एक्सक्रीशन बहुत जरूरी सिस्टम है, क्योंकि अगर शरीर से गंदगी बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारा शरीर अंदर से खराब होने लगेगा। आप अपने किचन का अगर रोज का कूड़ा बाहर ना निकालें तो किचन में बदबू आने लगती है, आती है ना। तो सोचो, जब आप किचन में थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना रखते हो, थोड़ी बहुत फल सब्जियों के छिलके रखते हो, अंदर तो बहुत सारा डाल रहे हो आप। एक आदमी जितना खाना खाता है ना, उससे कम उसके पूरे घर के किचन का कचरा होता है। तो सोचिए, जब किचन का कचरा एक दिन बाद इतनी बदबू करने लगा, तो अंदर कितनी गंदगी होती है, कितना सारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट बन रहा है आपके लिए। सब कुछ बाहर निकालने के लिए आपका एक्सक्रीशन दिन रात बिना थके काम करता रहता है। जब भी कभी यूरिन टेस्ट की बात आती है, हमेशा क्या कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग वाला यूरिन टेस्ट करेंगे। क्यों अर्ली मॉर्निंग वाला यूरिन टेस्ट करेंगे? क्योंकि काफी समय से चीजें फिल्टर होते 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 मैक्सिमम इम्प्योरिटीज उसमें आ चुकी हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उनका फंक्शन, उनकी बीमारियां, ये बेहतर तरीके से यहाँ हम समझने वाले। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो आप और हम नहीं होते। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ आप और हम तक होता तो बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन आज आप देखेंगे तो हर 10वीं दीवार पे एक इश्तेहार लिखा होता है, मर्दाना कमजोरी के लोग मिले, या फिर वो गुप्त रोग चिकित्सक। और ये इतना बड़ा बिजनेस होता जा रहा है कि पूछिए मत, जबकि ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं। गुप्त रोगी हो गए, फिर और क्या क्या, दुनिया भर धात रोगी, और फिर क्या, ल्यूकोरिया, फीमेल्स में बड़ी बड़ा मार्केट है ल्यूकोरिया। असल में ल्यूकोरिया जैसी कोई बीमारी ही नहीं होती। ये एक छोटा सा फंगल इन्फेक्शन समटाइम होता है, समटाइम ये बिल्कुल नेचुरल भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझ के हम लोगों को बहुत बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी तक आपने नहीं सुना होगा योगा से कोई अच्छा सेक्सोलॉजिस्ट हो। अगर आप मन से इस सिस्टम को सिर्फ पढ़ लेना, तो मैं कह रहा हूँ कि जो एलोपैथी वाले सेक्सोलॉजिस्ट हैं, या जो आयुर्वेद वाले 90% लोग जो जो बीमारियां इलाज कर रहे हैं, उन सब में आप सबसे अच्छा इलाज कर सकते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम, इससे तो सभी परेशान हैं। थायराइड ग्लैंड और दूसरे ग्लैंड्स बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो ये
इंडोक्राइन सिस्टम क्यों चैलेंज में आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आता है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को कैसे कैटर करना है, वो हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। नर्वस सिस्टम की सारी बीमारियां, नर्वस सिस्टम का क्या फिजिकल फिजियोलॉजिकल कॉजेज से ज्यादा नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो कैसे साइकोलॉजिकल कॉजेज जो है नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें। लिम्फेटिक सिस्टम ये अंत में जरूर आया है, पर ये बहुत मजेदार सिस्टम है। इसी की वजह से स्टिफनेस होता है, इसी की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, कोई बहुत स्टिफ है तो लिम्फेटिक सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा। ये नहीं जो आप बोलते हो ना कि ज्यादा योगा करने वाले ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार आप किसी को योगा कराने गए, वो पहली बार योगा कर रहा है, उसने पैर फैलाया और फटाफट वो आगे झुक गया, उपविष्ट कोणासन बहुत अच्छा कर लिया उसने डे वन। और कई लोग सालों से आपके साथ योगा कर रहे होंगे और उपविष्ट कोणासन में ऐसे पीठ झुका के ऐसे हाथ पकड़ते होंगे और कहते होंगे सब पीछे से थोड़ा पुश करिए ना, थोड़ा पीछे से पुश करिए ना। तो ये सारी चीजें जो है लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से हो रही है। तो अगर आपने एक बार लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छे से समझ लिया ना, तो मस्कुलर मसल्स की हेल्थ को तो इम्प्रूव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। बाकी ये कैंसर के पीछे भी बड़ा रीजन होते हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम के बाद सर्जिकल कंडीशंस, कैंसर्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, ये सारी चीजें जिनमें योगा टीचर्स मोस्टली या तो समझ नहीं रखते हैं या ऐसी कंडीशन में हाथ लगाने से बचते हैं। दोनों ही चीजें हम बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है। और अंत में जब आप ये पूरा कोर्स समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से अपनी योगा क्लिनिक खोल सकते हैं और हर तरह की बीमारियों का इलाज योगा योगा के प्रिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। यौगिक प्रिस्क्रिप्शन देके उनको ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ये आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे पेशेंट्स को मैनेज करना, वो सारी चीजें हम सिखाएंगे, जिससे आप आसानी से अपनी योगा क्लिनिक संभाल सकते हैं। कि पेशेंट्स के साथ कैसे उनको मैनुअल सिखाना है, कैसे उनको प्रिस्क्रिप्शन देना है, तो फिर वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारे साथ होते तो करते हैं, हमारे बिना कैसे करेंगे। तो आपको वो पूरा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि बिना आपके भी वो कर सके, तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देख पाओगे ना। अब डॉक्टर अगर खुद मुंह में दवाई खिलाएगा तो बेचारा कितने को दवाई खिलाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, दवाई लिख देता है, बोलता है दवाई लेके खा लेना। तो वैसे ही आप योगा लिख दोगे, बोलोगे ये कर लेना, तो वो पूरा सिस्टम आपको तैयार करके देंगे और अंत में आप क्वालिफाइड मेडिकल योगा थेरेपिस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो शायद वीडियो नहीं देखे होंगे, तो मैंने इसीलिए इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको समझ में आए कि कैसे चीजें आगे जाएंगी, क्या होगा। कल से हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे। अब आपके थोड़े सवाल ले लेते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है इस कोर्स को लेके या कुछ और किसी चीज को पूछना चाहते हैं, तो आज के लिए पूरी स्वतंत्रता है। आज हम बात करेंगे, कल से हम फिर सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी। महालक्ष्मी नमस्ते जी नमस्कार। सर। ये जो भी आपने 9 सिस्टम्स बताए हैं, हम्म। इसमें बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी ज्यादा आएगा मेरे हिसाब से, है ना? महालक्ष्मी, जब आपका नाम पहली बार मैंने सुना था, तो मुझे लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी क्यों कहा गया, वो समझना थोड़ा नया लगा। ठीक। लेकिन फिर जब मैं आपका नाम 2 बार, 4 बार, 6 बार सुना, तो अभी महालक्ष्मी बोलने में मुझे कोई अनोखा नहीं लगता। क्योंकि इससे पहले, क्योंकि मैं नॉर्थ का हूँ, मैंने सिर्फ लक्ष्मी नाम सुना था, महालक्ष्मी नहीं सुना। लेकिन साउथ में महालक्ष्मी नाम बहुत कॉमन है। तो इसीलिए जो लोग उस सब्जेक्ट से नहीं परिचित है, उनको ये नाम थोड़े नए लग सकते हैं। लेकिन जब मुझे अब महालक्ष्मी फैमिलियर लगने लगा, वैसे ही आपको भी ये फैमिलियर लगने लगेगा। और मैं सच्चा एग्जांपल बता रहा हूँ, महालक्ष्मी नाम पहला आपका सुना था, उसके बाद कई नाम सुने।
उससे पहले तक सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी ही सुना था। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, कोई भी सीख सकता है। नहीं, ये इसको फेमिलियर बनाने के लिए आप हमको कुछ रेफरेंस बुक्स या कुछ, हाँ, बुक्स तो इस कोर्स पे आपको मैं एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए एक बुक रेफर करूंगा, जिससे आपकी थोड़ी और डिटेल स्टडी हो जाए। एक बुक में आपको डिजीज के लिए बोलूंगा, वो किताब से आपको डिजीज पढ़ना समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। पर उस किताब को अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी सारी चीजें मैं आपको बहुत इजी वे पे समझाऊंगा, जो आपको याद हो जाए। तो आप बिल्कुल टर्मिनोलॉजी को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से आ जाएगा आपके दिमाग में। यस सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। जी मिता, कुछ कह रहे थे आप? यस सर। कोर्स तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन मैं क्या, आपने जो सुबह बोला था कि अगर नाक 37 टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है, तो मुझे उसे उसके लिए क्वेश्चन था कि वो कैसे समझ में आएगा। कि नाक आपकी सही टेम्परेचर ले जा रही कि नहीं? हाँ 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 हाँ। ये तो बहुत सिंपल है। अगर वो नहीं कर रहा है तो कैसे करना है, मतलब उसके लिए वर्कआउट क्या है या कुछ वैसे समझना था। आ, आपकी गाड़ी, आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटर क्या चलाते हो? जी जी, स्कूटर। स्कूटर चलाते हो। तो जब पहली बार आपने स्कूटी ली होगी तो आपके स्कूटी की आवाज बड़ी डिफरेंट थी, है ना? फिर धीरे धीरे चलाते चलाते उसकी आवाज थोड़ी डिफरेंट हो गई। लेकिन जब भी आप सर्विस करा के लाते हो, उसका ऑयल चेंज करते हो, उसकी आवाज थोड़ी बदल जाती है। करेक्ट। फिर जब वो चलती रहती है तो उसकी आवाज थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके से हमारे नेजल कैविटी की जो साउंड है, ये बताती है कि आपका सिस्टम को सही से काम कर रही कि नहीं। तो जितनी कम आवाज होगी आपके, आप सुनते हो ना जब आप प्राणायाम कर रहे होते हो तो एक्सपर्ट टीचर्स क्या कहते हैं? सांस लेते हो छोड़ते हो आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज नहीं आनी चाहिए। क्यों कहते हैं आवाज नहीं आनी चाहिए? बिकॉज नॉर्मली जब भी हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो आवाज नहीं आती है। हम जब इंटेंशनली करते हैं तभी हम फोर्सफुली करने जाते हैं, पर उसे हमें प्रैक्टिस करना है कि हम नॉर्मल वे में उसे उतना डीप ब्रीथ करना है, वही सिखाते प्राणायाम से। सो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि एल्वुलर कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर ले जा पाए बिना फोर्स किए, क्योंकि जैसे ही करेक्ट। फोर्स होगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, आप रिस्ट्रिक्टेड जोन पे हो जाओगे। तो ये आपकी नाक अच्छे से काम करेगी तो आपके लंग्स में एल्वलाइज फैल जाएगी, और नाक अच्छे से काम नहीं करेगी तो एल्वलाइज सिकुड़ जाएगी। तो जिनको भी नाक अच्छे से काम नहीं कर रही, उनके सांस लेने छोड़ने की आवाज में थोड़ा अंतर मिलेगा। ये पहला साइन। दूसरा साइन, जब भी वेदर चेंज होगा हर बार उनको प्रॉब्लम आएगी। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास, लोग वेदर चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं, उनको टेम्परेचर आ जाता है, उनका ईएसआर गिर जाता है। तो ये दूसरा साइन है। इसके अलावा जो तीसरा साइन है वो ये है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाएगी, तो कोई भी बीमारी आपको लगना आसान हो जाएगी। तो जो अगर आपके नाक अच्छे से काम करेगी तो बीमारी लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये नाक अच्छे से काम कैसे करेगी, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छे से काम करने के लिए, जैसे आप अपने स्कूटी की सर्विसिंग करते हो वैसे इसकी भी सर्विसिंग होनी चाहिए। अब इसमें सर्विसिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें भी फ्लेगम बनता है, कफ बनता है ना, इसमें स्पुटम बनता है। किसी भी नाम से जानिए, कफ के नाम से, फ्लेगम के नाम से, स्पुटम के नाम से, इसके भीतर बनता है, जो कि इसकी सफाई के लिए बनता है। लेकिन जब ये ढंग से काम नहीं करेगा तो वो जमने लगता है। इसीलिए आपको नेति करने की सलाह दी जाती है गर्म पानी, कि जितना गर्म पानी होगा उतना आसानी से उसको वो पिघला पाएगा। फिर उसमें नमक डाला जाता है, जिससे उसका जड़ से समाधान हो जाए, कुछ इन्फेक्शन रह ना जाए, बिकॉज नमक बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट करता है। तो जब आप जल नेति करते हो तो ये पूरी तरह से क्लीन हो गया। तो जब कोई चीज क्लीन हो जाएगी तो बेहतर फंक्शन करने लगेगी। इसीलिए जल नेति टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए।
जिनके भी छोटे बच्चे होंगे, सबको पता होगा जब बच्चे को खांसी आने लगती है, सर्दी जुकाम होता है, तो डॉक्टर वो नॉर्मल सलाइन का एक ड्रॉप देता है, बोलता है नाक में डालते रहना हर 2-2 घंटे में 2-2 बूंद। क्यों बोलता है? क्योंकि नेजल कैविटी अगर क्लीन होगी तो लंग्स जल्दी हील होंगे, ठीक है। है ना। और अगर नेजल कैविटी साफ नहीं होगी तो सही टेम्परेचर की एयर नहीं जाएगी, तो हीलिंग स्लो हो जाएगी। तो किसी भी तरह की हीलिंग करनी है, अगर आपका नाक अच्छा काम करेगा तो ही वो हीलिंग अच्छी होगी। अगर नाक अच्छे से काम नहीं कर रही तो वो हीलिंग स्लो हो जाएगी। तो हम किसी भी तरह की हीलिंग अगर करते हैं और हम नाक को उसमें एसोसिएट ऑर्गन बना लेते हैं, तो हमको रिकवरी अच्छी मिलेगी। एक सवाल था सर, मेरे स्टूडेंट है, साइनस का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, और उसकी वजह से ना उनको स्लीप एपनिया का भी प्रॉब्लम बढ़ गया है अभी। आप उसको लेटर ऑन कवर अप करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अ, हाँ। ओके। थैंक यू। सो किसी और का कुछ डाउट है? अरे बोलिए, इतने सारे नाम है सब लोग, सब ऐसा लग रहा है सब एकदम एक्सपर्ट हो गए। शुभम जी, हाँ सीमा मिश्रा जी, आप सबको कुछ भी डाउट नहीं है? तराली कैसी हैं आप? देखिए तराली नाम भी मैंने पहली बार सुना था। हेलो। जी सर, मैं ठीक हूँ। हम्म। आपका कुछ भी डाउट नहीं है? हाँ, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कल मैं आपको एक बार कॉल करूंगी। आप कौन से टाइम पे फ्री रहेंगे? 10 बजे से लेके 2 बजे तक जब भी आप फ्री हो मुझे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। ओके। ओके, श्योर सर। चलिए, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया है। तो मैं कुछ नई चीज समझा देता हूँ, योगा एज अ मेडिसिन कैसे है। योगा एज अ मेडिसिन ऐसे है, जैसे समझो एक एंटीबायोटिक है ना। एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करती हैं, कुछ होती स्पेसिफिक काम करती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्लोरामफेनिकॉल एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड पे काम, लेकिन सेफ्ट्राइएक्सोन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सब ठीक करती है, चाहे वो लंग्स का इन्फेक्शन हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो स्किन का कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वो सर्जिकल कोई कंडीशन हो, सबको ठीक करने के लिए। तो जिसकी भी कोई भी कभी छोटी मोटी सर्जरी हुई होगी, सबने सेफ्ट्राइएक्सोन का इंजेक्शन लगाए। तो अब सेफ्ट्राइएक्सोन इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो जाती है ब्लड में घुलती है, ब्लड में घुलने के बाद अफेक्टेड एरिया पे जाती है, वहां रिपेयर वर्क करती है। तो अफेक्टेड एरिया हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, सर पे भी हो सकता है, पीठ में भी हो सकता है, पेट पे भी हो सकता है ना। तो ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रही है। योग में यही चीज नहीं है, योग में ब्रॉड स्पेक्ट्रम की चीजें नहीं है। योग में हम क्या करते हैं कि हम सिस्टम को ब्रॉडर वे पे देखते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, लेकिन अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत क्या करेगा? वो आपके घुटने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं घुटने की एक्सरसाइज कितना भी करता रहूं, नहीं फायदा हो जब तक मैं लिवर की एक्सरसाइज नहीं करूं। अब ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को नया लगे कि भाई दर्द घुटने में हो रहा है, प्रॉब्लम घुटने में है, लिवर की एक्सरसाइज क्यों करूं? क्योंकि लिवर में एक्स्ट्रा जब यूरिक एसिड बनाया, तो वो यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ जाके घुटने में घुस गया, और घुटने में जो साइनोवियल फ्लूइड था वो सेमी लिक्विड फॉर्म में था, उसको उसने सेमी सॉलिड में कर दिया, सो दैट घुटने में दिक्कत आ गई। तो जब तक ये सेमी सॉलिड फ्लूइड फिर से सेमी लिक्विड नहीं होगा, तब तक मैं कितनी भी घुटने की स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस कर लूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको सेमी लिक्विड बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? पहले तो एडिशनल यूरिक एसिड को रोकना पड़ेगा, सो दैट मैं लिवर को क्या बोलूंगा? भाई प्लीज मत बनाना, अभी तू बनाएगा तो वो टॉर्चर करेंगे। तो मैं लिवर की हर बात पूरी करूंगा, जब लिवर को खुश कर दूंगा तो नहीं बनाएगा वो। और किसी भी इंसान को खुश करने का तरीका क्या है? उसके मन की मुराद पूरी कर दो, है ना। तो लिवर के मन की मुराद क्या थी? ज्यादा खाना, बिकॉज लिवर की सप्लाई जो है सिंगल है और एक्सक्रीशन ज्यादा है।
तो लिवर को हमने जब ब्लड ज्यादा दिया तो उसने अच्छा न्यूट्रिशन करके खुद को ताकतवर बना लिया। अब हमने उससे बोला कि बॉस देख, तेरे को अभी यूरिक एसिड एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो यूरिक एसिड कहाँ से बन रहा है वो समझ के उस चीज को रोकना होगा। तो यूरिक एसिड कहाँ से बन रहा है? प्रोटीन की वजह से। तो हमें ऐसा प्रोटीन खाना है, ऐसे अमीनो एसिड्स ऐड करने जो कम से कम यूरिक एसिड बनाए। अब उस यूरिक एसिड को प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? किडनी की हेल्प चाहिए। किडनी तभी यूरिक एसिड को प्रोसेस करेगा जब ब्रेन बोलेगा। ब्रेन एडीएच नहीं दे रहा है तो चाह के भी किडनी प्रोसेस नहीं करेगी। तो मुझे ब्रेन को भी कन्विंस करना पड़ेगा, दोस्त प्लीज एडीएच दे दे। तो फिर किडनी क्या करेगी? किडनी आसानी से उस यूरिक एसिड को बाहर निकाल लेगी। तो जो यूरिक एसिड मेरे पास है, मानो मेरे पास आधा किलो यूरिक एसिड है, तो मैंने हर रोज 50-50 ग्राम यूरिक एसिड बाहर निकालना किडनी की मदद से चालू किया। तो आधा किलो यूरिक एसिड निकालने में मुझे कितने दिन लगेंगे? अरे 10 दिन लगेंगे, और कितना? बस 3 सर, बिल्कुल। है ना? तो जी 10 दिन सर। के बाद मेरा घुटना क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा। यस सर। तो अगर 10 दिन तक मैं इन सारे लोगों से दोस्ती बना के रखूंगा तो मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ घुटने पे मेहनत करता रहूंगा तो मेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा। तो ये है योगा एज अ मेडिसिन। और ये तभी समझ में आएगा जब आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाए कि शरीर बीमार कैसे हो रहा है ना? तो अभी अभी आपको क्लियर हो गया। कभी घुटने की बात अगर आएगी तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो। इस वाली एक्सरसाइज से घुटने के आसपास की मसल्स मजबूत होंगी, सो दैट आपको टेम्पररी रिलीफ हो सकता है। आपको हो सकता है कि घुट चलना फिरना थोड़ा इजी हो जाए क्योंकि मसल्स मजबूत हो जाएंगे। पर जो प्रॉब्लम है वो वही की वही रहेगी। जो डिजेनरेशन है वो वही का वही रहेगा, इवन बढ़ता जाएगा। अगर यूरिक एसिड और ज्यादा बढ़ेगा तो वो डिजेनरेशन बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा? कार्टिलेज डैमेज हो गई, चाहिए नी रिप्लेसमेंट कराओ। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पे हमने उसको समझा तो हम उसको ठीक कर देंगे। चलो ये तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई छोटी प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें योगा टीचर्स आजकल बहुत बात करते हैं, वेट लॉस। यस सर। हर जी। दूसरा इंसान आपसे यही कहता है कि सर बस थोड़ा सा पेट कम कर दो, बस सब अच्छा हो जाए। और हम क्या करते हैं? हम लग जाते हैं उसको पेट की एक्सरसाइजेस कराने के लिए, कोर स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस। ये लो, तुम खड़े हो जाओ, तुम वो प्लैंक बना लो, ये कर लो, वो कर लो। और हम इस तरीके से चीजें। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, हम सो सॉरी। सो मेरे, हाँ, घर से था तो मुझे लगा शायद कुछ अर्जेंट है इसलिए दे दिया, माफ करिए। तो आपको वेट लॉस के लिए सब यही कहते हैं ना कि पेट थोड़ा सा कम हो जाए। अब पेट आया क्यों? जब तक आप ये नहीं समझोगे पेट कम कैसे होगा। हम्म किसी भी इंसान का पेट कब आता है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, फैट वगैरह। ये सब बहुत रटा पिटा जवाब है। मेटाबॉलिज्म स्लो फास्ट जैसी कोई चीज एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेटाबॉलिज्म यहां से कंट्रोल होता है, नाक से। अगर आप ज्यादा हवा अंदर ले जाओगे तो बॉडी उस हवा को प्रोसेस करेगी, ज्यादा मेटाबॉलिज्म करेगी। लेकिन आपने ज्यादा हवा तो ले गई, आप खूब सारा प्राणायाम कर लिए, लेकिन जब सेल का ब्लड वेसल्स के ब्लड से एक्सचेंज ही नहीं करोगे तो क्या होगा? तो इसीलिए आप देखो कि जो बच्चे कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत जंक खाते हैं, फिर भी दुबले पतले होते हैं। लेकिन जैसे ही पहली नौकरी मिलती है, 4-5 साल में उनका पेट निकल आता है। सही बात है। जी सर, बिल्कुल। तो जब वेस्कुलर ब्लड सेलुलर ब्लड से एक्सचेंज नहीं होगा तो पेट निकलेगा ही निकलेगा। तो अब अगर हम पेट को कम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वेसल्स के ब्लड को सेल के ब्लड से
एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर हम वो ना करें और हम पेट की एक्सरसाइज कराते रहे तो जीवन भर करते रहो, पेट नहीं कमे। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो पेट खत्म हो जाए। भैया किसान सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाता है, क्योंकि सबसे सस्ता खाना कार्बोहाइड्रेट ही है। हम्म। कभी किसी किसान का पेट देखा है आपने? जी सर सर बिल्कुल। सर क्या ये पेट का जो प्रॉब्लम है हर किसी का, ये एज ए योगा इंस्ट्रक्टर कैन आई से कि हम लोग इंडियन पॉटी यूज नहीं करते आजकल। जो इटालियन पॉटी है उसको यूज करने की वजह से सर क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है? क्योंकि उसमें जब हम लोग बैठते हैं ना तो हमारे एंकल्स पे, थाइस पे या पेट पे कोई प्रेशर नहीं गिरता। नहीं नहीं, ये लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल तरीके हैं वो अच्छे हैं। उस पे हम जी बाद में जाएंगे कि वो कैसे अफेक्टेड होता है। पर मैं उस पे भी आपको बता दूं कि चाहे आप इंडियन सीट पे बैठो चाहे वेस्टर्न सीट पे बैठो, अगर जी आपका दिमाग सही से इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जितने जी लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं सबको कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए और सब ये मोटे जी मोटे होने चाहिए। एग्जैक्टली। कभी जापानियों को देखिए आप, बेचारे हाँ कितने दुबले पतले फिट होते हैं। जी जी जी। तो सिर्फ एक चीज को कारण देना ये समझदारी नहीं। अगर नहीं सर, मैं ये कारण नहीं दे रही हूँ सर, मैं जो सबको पूछ रही हूँ क्या ये भी कारण हो सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है, वो- देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक कोई एक कारण नहीं है, एक कोई कारण नहीं है, जब बहुत सारी चीजें जुड़ती है ना, इसीलिए तो मैं पैथोफिजियोलॉजी समझा रहा हूँ आपको, कि कई जी सारी चीजें मिलके प्रॉब्लम बनती है। कोई भी प्रॉब्लम अकेली नहीं आती। तो यही चीज समझनी है आपको कि वेट जो आपका बढ़ा वो क्यों बढ़ा, उसके पीछे की क्या पैथोफिजियोलॉजी। तो जब आप उस पैथोफिजियोलॉजी पे काम करने लगोगे तो वेट कम होने लगेगा। जी। तो ये बहुत सिंपल भी है और बहुत मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वेट कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सही प्रोसेस को लर्न कर गए और सही तरीके से काम करने लगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपका ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं हम। सो आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। जो लोग आज हैं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर वो करना चाहते हैं तो आप 88005757 पे पेमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। डिटेल्स में अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। पर अपने रजिस्ट्रेशंस कल तक पूरे कर लीजिए, क्योंकि कल रात 9 बजे से फिर उसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आगे लेके जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये तो सर बिल्कुल अलग ही सुनने को थैंक यू पढ़ने को सर। मिल रहा है। ये अलग नहीं है, जैसे प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम योगा टीचर जो है ना, हम साइंस से थोड़ा दूर भाग, अलग कुछ भी नहीं है। जी जी जितने डॉक्टर्स आपके आसपास हैं सब ये पढ़ के आए। अब जी हम सर। क्या है, हम बीमारी इलाज तो कर रहे हैं लेकिन हमने शरीर को नहीं पढ़ा, बस दिक्कत यही है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जिस चीज का इलाज करना है कम से कम उसको पढ़ तो लो। जी जी तो मैं कुछ भी नई चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ हर मेडिकल ग्रेजुएट ये पढ़ के आता है। तो ईमानदारी से हर योगा ग्रेजुएट को भी ये पढ़ाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि योगा ग्रेजुएट को बता दिया गया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होगा और आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। ये बहुत सच्ची बात है, लेकिन ये तब है जब आपका शरीर उस स्तर पे पहुंच जाए।
कि आप प्राण के बिल्कुल सर। प्रवाह को ऊर्ध्वगामी कर सके और निर्वाण की प्राप्ति कर सके। तो पहले, उससे पहले की जो तैयारी है वो शरीर को स्वस्थ बनाने की तैयारी। तो बिल्कुल जब सर। तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक सारी चीजें सिर्फ क्या क्या है, झूठा छलावा। हाँ, आजकल मैं देखता हूँ लोग ऐसे ऐसी हीलिंग करते हैं, क्योंकि मैं जितना मॉडर्न साइंस पढ़ रहा हूँ ना उतना ही मेरा ट्रेडिशनल साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि लोग आजकल कोई चक्रा बैलेंसिंग सेशंस कर रहा होता है, कोई तंत्रा सेशंस कर रहा होता है, कोई कुंडलिनी जागृत कर रहा होता है। सो मुझे बहुत दुख होता है। सोचिए क्यों दुख होता है कि आप किसी की साइकोलॉजी को बेवकूफ बना के उसको चीट कर रहे हो। अगर किसी की साइकोलॉजी के साथ थोड़ी देर के लिए सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आप सब देखते होंगे, जब आप किसी को योग निद्रा करा के उठाते हो बेचारा खुश हो जाता है किसी को थोड़ी देर आप डीप ब्रीदिंग करा देते हो एकदम रिलैक्स हो जाता है। सो ये सारी चीजें बहुत नेचुरल है, क्योंकि इनकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। पर ये चीजें परमानेंट कैसे होंगी, ये जरूरी है कि ये परमानेंट हो। है ना, ये जो कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रहे हो, ये तरह तरह के आप गाइडेड मेडिटेशन करा रहे हो, जो सुबह हम बात भी कर रहे थे कि मेडिटेशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो ये जो गाइडेड मेडिटेशन करा रहे हैं लोग, अलग अलग तरह पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं। प्रेजेंट तो बना लो, पास्ट की तो बहुत, पास्ट में जो हुआ हुआ। अभी जो कुछ आपको प्रेजेंट के चैलेंजेस है ना, वो आपकी या तो साइकोलॉजी की वजह से या आपकी फिजियोलॉजी की वजह से। सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी हर सफरिंग के पीछे या तो आपकी फिजियोलॉजी है या आपकी साइकोलॉजी है। तो अगर आपने फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर लिया है ना, तो फिर आपको किसी और हीलिंग की जरूरत नहीं है, किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चीजें बुरी हैं। जैसे होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। सब जानते हैं बाबा बंगाली जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये फ्रॉड है। लेकिन जब वो बहुत पेन में होते हैं ना, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो वो एक बार बाबा बंगाली को फोन करके पूछ ही लेते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी क्या, है आप कुछ वशीकरण कर दोगे। जी सर बिल्कुल। तो ये है, जब आप वीक फेज पे होते हो तो लोग आपको अलग अलग तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। तो योगा टीचर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समझे क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसी हिसाब से लोगों को समझाए। नहीं तो कुछ सालों बाद ना योग बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाए। और बिल्कुल हम सर। सबकी जिम्मेदारी कि हम योग को बचाए रखें। बहुत अच्छा विज्ञान है। बिल्कुल करेक्ट सर। है सर। सर यहाँ पे दिल्ली में अभी आप कह रहे थे ना, इंजरी बहुत लोगों ने इंजरी करी है योगा टीचर्स ने, वो पकड़ के मोड़ देते हैं, किसी को क्रैम्प आ रहा है। सर काफी क्लाइंट्स मिलते हैं सर ऐसे। मुझे कहते वक्त दुख हो रहा है, एक लेडी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, और कोई उनके यहाँ एक लेडी आती थी योगा सिखाने, उसने उनके बच्चे को ही मार दिया। अरे सर। अब सोचो कि बच्चा ही मर गया, उसने कहीं से यूट्यूब पे वीडियोस वीडियोस देखे और वो कराने लगी उनको। जी फ्लो सर। ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया, यूट्राइन आर्टरी का फ्लो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, बच्चा खत्म हो गया। यही सर, इसी वजह से बहुत सारे सर केसेस हैं ऐसे, किसी का नहीं, शोल्डर खराब कर दिया। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर वो लड़की थोड़ा भी प्रयास करती तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यहाँ पे इतना एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। उसने बस सुना प्रेगनेंसी योगा करना, यूट्यूब पे गई और वो फिरंगों की वीडियो देख के आई और कराने लगी। उसमें बुराई नहीं थी, सिर्फ उसको समझना चाहिए था कि इनकी परिस्थिति क्या है। ऑलरेडी बिल्कुल। वो लेडी, उसके लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी पे रिस्ट्रिक्शन था। अब लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी ऑलरेडी उसकी रिस्ट्रिक्टेड थी, वो इकोस्प्रिन मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी, वो खाई नहीं। उस लेडी की भी गलती है कि उसने मेडिसिन नहीं खाई। और फिर उसने क्या किया, योगा टीचर बुलाया, जो योगा टीचर उसको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए
उसने बताया उसको कि मेरे यूट्रस में सही ब्लड नहीं जा रहा, तो उसने उसको और मेहनत करा दी। और थैंक यू सो मच। हम्म। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको योगा टीचर नाम खराब कर रहे हैं। अब वो अपने पूरे खानदान में किसी को नहीं बोलेगी कि प्रेगनेंसी में योगा करो, बिल्कुल सर, है। बिल्कुल सही बात। वो सबको बोलेगी योगा तो बिल्कुल मत करना। यही हो रहा है कि योगा टीचर्स को रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब योगा टीचर्स सच में कुछ ढंग का करेंगे। चलिए खैर, आपका बहुत समय नहीं खराब करेंगे, रात बड़ी कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. एक 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 करके करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।